नमस्कार, स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सभी का। आपके साथ में हूं ऋतिका पांडे। कलावा क्षेत्र स्थित मां आईनाथ गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर सरकार से महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। समिति के अध्यक्ष कर्णा राम प्रजापत, कोषाध्यक्ष छगन लाल और सचिव फूली देवी ने विशेष बातचीत में बताया है कि गौशालाओं को स्थायी पट्टा, हाईटेक सुविधाएं और आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। बात करें तो टीम ने कहा है कि वर्तमान में गौशालाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गौवंश के लिए हरे चारे कि और रखरखाव में कठिनाइयां सामने आ रही हैं। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशाला अनुदान में 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की मांग की है, जिससे हरे चारे की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। गौशाला समिति ने सरकार द्वारा अनुदान बढ़ाने के प्रयासों पर आभार भी व्यक्त किया। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से चल रहे निर्माण कार्यों की सराहना की गई। इस दौरान न्यूज 21 की टीम ने गौशाला में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है, आप भी सीधे तौर पर सुने। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील किसी। दोस्तों, आपको पता है हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के और गौमाता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया वाले गौमाता से संबंधित किसी प्रकार की कोई न्यूज वायरल नहीं करते और मैं उसको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है हर स्थिति के अंदर, हर दुर्घटना के अंदर गौमाता की किसी प्रकार, किसी ट्रेजेडी के कारण काफी गौमाता की हत्या कर दी जाती है, उनको तस्कर लेके भाग जाते हैं और गौमाता को किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाता। तो इसी को लेकर न्यूज 21 को जो टीम है, काफी समय से हम संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता को उसका हक दिया जाए। और बात करें, सरकारें आती है जाती है, लेकिन उनके समाधान के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनके रख रखाव के लिए किसी प्रकार की कोई सरकार, कोई पॉलिटिक्स लोग या राजनीतिज्ञ लोग किसी प्रकार का कोई समाधान करने में असमर्थ रहते हैं। और बात करें निश्चित तौर से देखिए तो आज हम आईनाथ गौशाला समिति के अंदर और संग्राम के माध्यम से कि जो आईनाथ गौशाला समिति है, ये कब से स्थापना हुई है, कब से रजिस्ट्रेशन हुआ। और बात करें इसमें समस्याओं की, तो वैसे जाहिर सी बात है दोस्तों कि हर डिपार्टमेंट में समस्याएं तो काफी होती है, क्योंकि आज इनके पास काफी गौ माता है, लेकिन उस गौ माता को मेंटेनेंस करना और उसको पालन पोषण करना बहुत मुश्किल काम है। ये जितना देखने में संभव काम लगता है, उतना ही असंभव है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस गौशाला की जर्नी, कब से स्थापना हुई है, कब से रजिस्ट्रेशन हुआ। और बात करें अनुदान की, क्योंकि जो गौशालाएं हैं वो 50% जन सहयोग के द्वारा चलती है और 50% अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। लेकिन आजकल लोगों की जो थिंकिंग है वो ये है कि आपको तो अनुदान बहुत मिल रहा है, गौशालाएं के जो लोग हैं, उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, जो उनके भामाशाह लोग हैं, वो दरकिनार करते जा रहे हैं। और जो अनुदान है वो भी समय पर नहीं आता है। 9 महीने का अनुदान है और कांग्रेस सरकार के अंदर इसका जो विलुप्त था, उसका 9 महीने का अनुदान था। उन्होंने अशोक गहलोत जी ने इसको 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग किया था, उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 12 महीने का भी अनुदान करेंगे। लेकिन उनकी सरकार गिर गई और भाजपा सरकार बनी है। अब भजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार है। तो संगाराम जी से बातचीत करते हैं कि अब वो किस प्रकार का समय है, कांग्रेस सरकार में किस प्रकार विकास हुआ था, अब किस प्रकार का विकास है। काफी समय हो गया जो डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, उसके अंदर किस प्रकार विकास हो रहे हैं गौ को लेकर। जय गौ माता, जय गोपाल। पहले तो मैं आपका इस गौशाला में स्वागत करता हूं। आप अपना समय निकाल के यहाँ पे पधारे और आप अपने इस समय में से गौशालाओं की बात अपने चैनल पर ले रहे हैं और गौ माता की बात आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम समस्याओं में पहले ये बताएंगे कि हमारी गौ माता को पहले तो एक उचित स्थान जो अपने शास्त्रों में है वो अपने राज्य में मिलना चाहिए। अभी शासन है तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना जरूरी है, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। पहली समस्या तो यही है। काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। साधु संतों ने भी संघर्ष किया, हम भी कर रहे हैं। अभी भी गौ सेवा आह्वान अभियान चल रहा है। गौ माता को उचित स्थान मिलना जरूरी है। पहले जो शास्त्रों में था वो अभी हमारी सरकार को भी देना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्रमाता होनी चाहिए। और समस्याओं की बात करें तो फंड की समस्याएं रहती हैं, समय पे सरकारी अनुदान आ नहीं रहा है। दोनों ही सरकारें अपनी मेहनत कर रही थी, सहयोग दे रही हैं, पर जिस हिसाब से इस वर्तमान सरकार से अनुदान हमें आशा थी कि जल्दी जितना मिलना चाहिए उतना जल्दी नहीं मिल रहा है। कई कारण रहते हैं, सरकार नई नई है या कई कारणों से देरी हो जाती है। उनके वहाँ तो इतनी देरी में कुछ नहीं होता, पर हमारे यहाँ देरी से बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। अगर दीपावली की सीजन में हमारे को नया सूखा चारा भूसा मिल जाता है, उस समय अनुदान नहीं मिल के 2 महीने बाद मिलता है, तो हमारे का वो काम नहीं आता और उधार हमारे को कोई चारा देता नहीं है। और जैसे अभी जैसे सीजन थी, सने का चारा मिल जाता है, मसूर का है। अभी अनुदान काफ़ी जगह नहीं आया है, सीजन पूरी निकल गई है।
चारे के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बरसात आने तक बढ़ेंगे और अभी तक अनुदान आया नहीं है हमारे इस बाड़मेर जिले के कई गौशालाओं में नहीं आया है। 5-10 गौशालाओं को छोड़ के बाकी जगह बकाया है। और बाकी पानी की समस्या तो हमारे इस बाड़मेर जैसलमेर में बहुत ही ज़्यादा है और इसके लिए सही योजनाबद्ध तरीके से काम हो नहीं पाता है। इतनी सुविधाएं गौशालाओं के पास नहीं है कि उसको स्टोर किया जा सके या संग्रहण किया जा सके जो साल भर चले। और बाकी यहाँ ट्यूबवेल वगैरह करवा के पानी इकट्ठा किया नहीं जा सकता। बाकी तो ज़्यादातर यही समस्याएं अपने गौ माताओं के साथ रहती हैं। एक मुद्दा चिंता का जो विषय बना हुआ है कि आपका नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है। उसका अतिक्रमण हटके वो जमीन गौशालाओं के अंडर और गौशालाओं को पट्टे का प्राधिकरण क्यों नहीं कर रही है सरकार? जब एक इंदिरा आवास योजना के तहत गोचर भूमि के अंदर सरकार अमाउंट जारी कर रही है और मकान बना के दे रही है, तो इनका ये तो गौ माता की जमीन है, तो इसके अंदर गौ माता के पट्टे का प्राधिकरण होना चाहिए और इनको अनेक को जो योजनाएं है वो गौशाला में लाभ लबानगी, तो ये भी एक मांग उठ रही है। बिल्कुल, ये ज़मीन गोचर ज़मीन है जो गौ माता की और पशु पक्षियों की उनकी है, तो वो उनको मिलनी चाहिए और उनको स्थायित्व प्रदान करना चाहिए। हर जगह गौशालाओं को वहाँ तकलीफ आ रही है, उनके नाम अलॉट करना या ऐसी कोई योजना होनी चाहिए ताकि गौ माता वहाँ रह सके, चारागाह उपलब्ध करा सकें। ये बहुत ज़रूरी और मांग है, इसके लिए हमने कई बार की थी और आगे भी इन ज़मीनों को सरकार ने बेचने का काम किया था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, गौशालाओं के संगठनों ने, सभी ने मजबूत आवाज़ उठाई और उस बिल को वापस रिटर्न किया था। पहले एक योजना ऐसी कोई की थी जिसमें इन ज़मीन को बेचने का काम सरकार ने किया था, अगली सरकार ने, पर वो रुक गई। और इसमें गोचर जो ज़मीनें हैं वो गायों की ज़मीन है और गायों को मिलनी चाहिए, गौ-माताओं को मिलनी चाहिए और वहाँ गौशाला स्थापित होनी चाहिए। कई जगह हैं लोग उनको बैठने नहीं दे रहे हैं, गाँव वाले हैं वगैरह हैं और सरकार भी हमें बैठने नहीं दे रही है। अभी हमारी बालोतरा में गौशाला है, वहाँ पे भी हमारा बैठना मुश्किल है, लोग फ़ोर्स कर रहे हैं हटाने के लिए। तो गोचर ज़मीन है वो गायों की है, वो गायों को मिलनी चाहिए, वहाँ गौशाला बननी चाहिए, स्थायित्व प्रदान करना चाहिए, सरकार को लिखित में देना चाहिए कि हम वहाँ बना सकते हैं, पक्का निर्माण करवा सकते हैं। बात करें आत्मनिर्भर गौशालाएं, हाईटेक गौशालाएं, आप गुजरात के अंदर चले जो हाईटेक गौशालाएं हैं उनके पास, वो लाखों करोड़ों के साथ दूध और घी का प्रचार करते हैं। लेकिन विडंबना है अपने इस क्षेत्र की कि न तो सरकार को सपोर्ट करती है और न इतने भामाशाह है अपने पास। तो बात करें नेशनल चैनल न्यूज 21 के माध्यम से, अगर ये वीडियो जोराराम जी गोपालन मंत्री है आपके या गोपालन विभाग है या राज्य सरकार के अंदर सरकार के पास अगर ये वीडियो रहता है, तो चैनल के माध्यम से अगर ये आवाज पहुंचती है, तो बात करेंगे ये हमारा पर्सनल एक मुद्दा है कि गौशाला को आत्मनिर्भर किया जाए। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुआ खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, तो गौशालाएं खुद की अर्निंग सोर्स हो सकते हैं। तो गौशालाओं को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इस पर आपका क्या थिंकिंग है कि जैसे गोबर गैस, केंचुआ खाद, इसको थोड़ा सा सरकार थोड़ा सपोर्ट करे तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, आपकी क्या राय रहेगी? इसमें सरकार की भी काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे गोबर गैस में, गोवर्धन प्रोजेक्ट में गोबर गैस बन रहा है और जैसे पशुओं के वो डेयरी योजनाएं भी इसमें काफ़ी हैं, गोवंश के लेकर भी वो सीमन वगैरह लोग सरकारी फ्री में दे रही हैं। काफ़ी योजनाएं हैं पर उस योजनाओं तक हम फंड की कमी से वगैरह पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब जैसे गोबर गैस प्लांट हो गया, उसमें जो सैलरी निकलती है तो उसकी बेचने की या उचित हमारे को वो मूल्य नहीं मिलता है जो उसमें खर्च होता है। उस वजह से हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे वो खर्च बहुत ज़्यादा आता है और गौमूत्र वगैरह है उसकी भी सेल यहाँ है नहीं अपने यहाँ, उस वजह से दिक्कत आ रही है। सरकारी योजनाएं भी काफ़ी हैं, सरकार इस पक्ष में सकारात्मक कदम उठाए हुए हैं, आगे बढ़ रही हैं और कई योजनाएं ला रही हैं, पर उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अब जैसे दूध का मूल्य है वो 50-60 रुपये नॉर्मली बहुत कम है, बजट बैठ नहीं पाता। उसमें बजट बैठ नहीं पाता है। सरकारी योजनाएं हैं, अभी जैसे डेयरी की योजना है 4 करोड़ रुपए, उसमें सब्सिडी वगैरह ऐसा कुछ मुझे कंफर्म याद नहीं है, ऐसी ये योजना है पर उसमें वो बैठ नहीं रहा है, इनकम नहीं होने के कारण लोग भी से हट रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है। मतलब इसमें जो भी जैसे गोबर के कोई प्रोडक्ट हो गए तो उसकी सेल की कोई जगह नहीं है और अभी पेंट का जो चल रहा है वो उसको भी खरीदने वाले लोग नहीं है, हर चीज़ बन रही है, उसका एक वैश्विक स्तर पे बेचने का जो मार्केट है वो भी डेवलप नहीं किया गया। तो सरकार इस बारे में कुछ अच्छे कदम उठाए और सकारात्मक कदम उठाए तो हो सकता है। तो बात करें दूसरी चिकित्सा की, तो जैसे क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि ये जो एरिया है एक ड्राइल एरिया माना जाता है, यहाँ पे इतना जो डेवलपमेंट है वो अभी पूरा विकास नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ बात करें चिकित्सा की, काफी प्रभावित रूप से चिकित्सा की बहुत ज्यादा अभी असंभव काम है यहाँ।
बात करें चिकित्सा पशु चिकित्सालय या कुछ एलएस की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसके बारे में क्या? पशु चिकित्सा के बारे में अभी हमारे 1962 हेल्पलाइन यहाँ जारी की गई है, पर उसमें वो सुविधाएं पशुपालन को और गौशालाओं को नहीं मिल पाती जो जरूरी होती है, समय पे नहीं मिल पाती। उनका एक तो टाइम फिक्स होता है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है, तो वो भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। गौशालाओं में एलएसए वगैरह नहीं मिलते हैं, और सरकारी दवाइयाँ भी बहुत कम आती हैं, और जरूरी जो दवाइयाँ होती हैं, महंगी दवाइयाँ जो काफ़ी काफ़ी इलाज में ज़रूरी होती हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। जाते हैं हम हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट जहाँ-जहाँ हमें दवाइयाँ मुहैया कराती है, तो वहाँ नॉर्मल दवाइयाँ आती हैं, उनसे उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। जिन उनको जो ज़रूरत है, वो नहीं मिलती। अब जैसे वुमेन में अब जाते हैं जहाँ प्राइवेट जो इंसानों के हॉस्पिटल हैं, वहाँ हर दवाई लगभग मिल जाती है। पशु हॉस्पिटल में अपन जहाँ भी जाएँ, वो दवाई प्रॉपर वहाँ लगभग वहाँ लगभग कम नहीं ही है, होती है। कम ही होती है। दवाई की नॉर्मल जो आपूर्ति बहुत कम है, उसको पूरा करें तो फिर आगे कुछ काम हो सकता है। अब दवाई नहीं है, जो हॉस्पिटल में गए डॉक्टर हैं, स्टाफ है, दवाई नहीं है तो इलाज किससे करें? प्राइवेट हर कोई पशुपालक कर नहीं सकता, और गौशाला में भी इतना फंड नहीं है। पर फिर भी गौशालाएँ अपने स्तर पे भामाशाहों के सहयोग से हॉस्पिटल चला रही जैसे हैं, तैसे करके काम एक्सीडेंट चला वाली रही गायों है। को लाती हैं, उनको तैयार करती हैं, जैसे भी करके कर रही हैं। अभी जो अनुदान है 15% अनुदान है, भाजपा सरकार ने बढ़ोतरी की है 15%, या शायद 22 को 25 किया है और 44 को 50 किया है। तो ये भी कार्यकारिणी टीम की मांग है कि ये ऊँट के मुंह में जीर के समान है। कम से कम 2026 के अंदर महंगाई की दर को देखते हुए 3 साल से छोटे को उसको 50 रुपए और 3 साल से बड़े को उसको 100 रुपए खर्चा आता है। मिनिमम इतना होना चाहिए। बिल्कुल, ये राशि तो बहुत कम है। ये तो अनुदान के रूप में जो पहले अपने को अकाल रात में मिलती थी, 35-70 रुपए पहले मिलती थी एक अकाल रात में केंद्र सरकार की योजना में। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो योजना 2016-17 में हमारे को मिलती थी, उसमें 35-70 रुपए थे, और ये अभी इसका 25-50 मिले, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक गाय को कम से कम 100 रुपए होते हैं, तो उस गाय का पेट भरता है, ठीक-ठीक पेट भरता है, और वो होना भी ज़रूरी है। देख सकते हो दोस्तों, और पूरी इस गौशाला का मैं व्यू दिखाऊंगा आपको कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार न्यूट्रिएंट्स है, क्या होते हैं, हमारे साथ आगे जुड़े रहिए। बाकी हम आपको पूरा ऊपर से भी पूरा व्यू दिखाएंगे इस गौशाला में जो भी कमी है, समस्या है, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है, चिकित्सा की व्यवस्था क्या है, खान-पान में क्या डाला जाता है, इनकी सेवा किस प्रकार की जाती है। देखते रहिए वीडियो में, तो मैं सुनील किसी कैमरामैन पर्सन के साथ हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारी। आपका बहुत-बहुत आभार।